परिचय भी दे दें और अभी तक क्या क्या थोड़ा बहुत जो आरटीई का एक समझ है या क्या क्या किया है और क्या आज के ट्रेनिंग में जानने की जरूरत है वो थोड़ा सा शेयर कर दें, है ना? ठीक है, वो सही रहेगा। 1-1 मिनट का, ज्यादा नहीं है ना, 1-1 मिनट से ज्यादा नहीं। राजीव भी जुड़ गए हैं शायद ना। बता दीजिए, जब हम परिचय देंगे तो जब हम खुद बोल रहे हैं तब अपना अनम्यूट कर देंगे और जब नहीं बोल रहे हैं तो फिर उसको म्यूट कर देंगे, है ना? स्टार्ट कर दीजिए। परिचय से स्टार्ट कर दीजिए, कोई भी दे सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, सबको जो परिचय, हेमा जी उनके नाम बोलो, परिचय जिसको बोलना है। हाँ हाँ ठीक है। वो जना अपना बोलेगा और वो अपना म्यूट तो मैं अनम्यूट शुरू करेगा, कर फिर देता म्यूट कर देगा। हूँ अपना परिचय। मेरा नाम राजीव है। मेरी आवाज आ रही है? शायद हैंग हो गया है। बोलिए राजीव जी। चलिए, जब तक राजीव जी जुड़ते हैं, मुकेश शर्मा जी आप अपना परिचय दीजिए 1 मिनट के लिए। जो लोग आपके साथ हैं सब अपना परिचय दे दीजिए। शर्मा। हाँ। सब छात्रों नमस्कार। मैं मुकेश शर्मा, लीड से वॉलंटियर। अच्छा, आपके साथ बाकी लोग हैं, वो भी अपना परिचय दे दें। बाकी लोग अनम्यूट कर दे। मेरा नाम सरिता पटेल है, मैं आउटरीच मैनेजर में काम करती हूँ। मैं अनीता हूँ, लीड से। ठीक है। नीरज जाट के नाम से कौन है? नीरज, नीरज अपना माइक अनम्यूट करो पहले, उसमें से देखो, माइक खोलो। नीरज जी सर, अभी माइक अटैच कर रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। माइक अटैच कर रहे हैं सर, 1-2 सेकंड में होने वाला है। ठीक है। ये 3-4 लड़कियां हैं, रेडीमी नाम से माइक पे हैं, सफेद दुपट्टा पहन रखा है लड़की ने। क्या नाम है इसमें? किसका नाम लिख दूं? जी, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? रिफा नाम है जी। नहीं, उनको माइक ऑन वो करना पड़ेगा, उनका तो माइक बंद है। कौन बोल रहा है उनकी जगह में? जी अभी तो 2-4 मुकेश और अलग अलग है ना? जी हाँ, 9 लड़कियां बैठी हुई हैं सर मेरे सामने। हैं? 9 लड़की बैठी हुई हैं। किसके सामने बैठी है? नाम बताओ, किसके सामने? जी नीरज के सामने। नीरज के सामने। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, या ठीक है, ठीक है। चलो, तो एक सभी लड़कियां अपना अपना परिचय दे दें, एक एक करके, नजदीक आके माइक में। जी ये लो सर, मेरे से ही परिचय करवाता हूँ सर। हाँ हाँ। जी मेरा नाम रिफा रागिब है। अच्छा। मेरा नाम शबनम बारो, 80 वार्ड से वॉलंटियर हूँ। मेरा नाम सिमरन है, 80 वार्ड की फेलो। मेरा नाम उर्मिला है, मैं 80 वार्ड से हूँ, वॉलंटियर हूँ। मेरा नाम शहनाज है, मैं 82 फर्स्ट से वॉलंटियर हूँ। मेरा नाम कोमल है, मैं 82 सेकंड से फेलो। मेरा नाम तालिब नौमान है, मैं 82 फर्स्ट से हूँ। मेरा नाम बिमला मेणा है, मैं 23 वार्ड से हूँ, फेलो। मेरा नाम शारिफा खान है, मैं 23 वार्ड से हूँ, फेलो। मेरा नाम हीना है, मैं 23 वार्ड से हूँ, वॉलंटियर। बहुत बढ़िया, हो गया। अच्छा, ये कुछ लड़कियां हैं, ओप्पो फोन है उनके पास, उन्होंने मुंह पे कपड़ा बांध रखा है, नकाब लगा रखा है। कि इनका बताएंगी? ओप्पो फोन है, उनकी फोटो दिख रही है, नकाब मुंह पे है, काले रंग का। जी, अब नकाब हटा दिया आपने, तो अब अपना नाम बता देंगे, क्योंकि आपके नाम लिखे।
हाँ बोलिए, पहले अपना माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए, माइक। हाँ, मेरा नाम शबनम है, 80 वार्ड से वॉलंटियर हूँ। है शबनम बानो, 80 हाँ वार्ड से वॉलंटियर हूँ। ठीक है, सब दीजिए एक एक करके परिचय। मेरा नाम सिमरन है, वार्ड नंबर 80 से हूँ, फेलो। मेरा नाम हीना है, वार्ड 23 से वॉलंटियर। मेरा नाम शारिफा खान है, 23 वार्ड से फेलो। मेरा नाम बिमला मीना है, वार्ड 23 से वॉलंटियर। मेरा नाम कोमल बुनकर है, 82 सेकंड से फेलो। मेरा नाम तालिब नौमान है, मैं 82 फर्स्ट से हूँ। मेरा नाम शहनाज है, मैं 82 फर्स्ट से वॉलंटियर। मेरा नाम उर्मिला है, मैं 80 वार्ड से हूँ, वॉलंटियर। मेरा नाम रिफा है, मैं 82 फर्स्ट से फेलो। कोई और है? नहीं हो गया सर? नहीं हुआ। ज्योति वर्मा, आप अपना परिचय देंगी? मेरा ज्योति वर्मा। ज्योति शर्मा। हाँ, वो भी है। आवाज नहीं आ रही। हाँ, वॉलंटियर हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, और मुकेश शर्मा जी के तरफ ग्रुप ने दे दिया, सरिता पटेल जी के ग्रुप ने दे दिया? नहीं, अच्छा ये दोनों एक ही हैं। दो माइक लगा रखे आपने? दो वो हैं, मुकेश जी और सरिता, दो लोगों ने दो लगा रखे ना उन्होंने? दो हैं। हाँ, दो ठीक ठीक हैं, दो हैं। ठीक है। रेडमी करिए, हेलो, रेडमी में कौन लड़कियां हैं? वो रुबीना होगी, रेडमी रुबीना है ना? नहीं हाँ मैम, मैं जुड़ गई। नहीं, रुबीना तो आप जुड़ी हैं, रुबीना आप जुड़ी हैं, अभी सरिता जुड़ी हूँ पटेल। सर, सर अभी जुड़ी हूँ। हाँ वो तो देख रहे हैं। अनिल कुमार चौधरी, आपका परिचय हो गया? अनिल कुमार चौधरी। आप अकेले हो तो कपड़ा, मुंह से कपड़ा हटा दो। जी सर, अनिल कुमार चौधरी। बोलिए। जी सर, अनिल कुमार चौधरी। जोर से बोलिए, जोर से, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। जी सर, अनिल कुमार चौधरी। हाँ चलिए, मुझे लगता है कि परिचय का एक राउंड हो गया, दोबारा करेंगे। राजीव भाई आ गए हैं, तो राजीव भाई आप जरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए आरटीई का। आप माइक ऑन कर दीजिए और बाकी सब लोग अपने माइक ऑफ कर दें। अच्छा, मेरा आवाज आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। मेरा नाम राजीव है, पारदर्शिता से हूँ, पारदर्शिता दिल्ली। राजीव भाई अगर आप चाहें तो अपना वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके यहाँ नेटवर्क डाउन लग रहा है। वीडियो बंद करेंगे, सिर्फ ऑडियो से अच्छी आवाज आएगी। अच्छा, और पीछे से भी कुछ आवाजें आ रही हैं। बोलती हूँ। नीरज, आप सब म्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज आ रही है नीरज। हाँ, म्यूट कर दीजिए। राजीव जब तक बोलेंगे तब तक म्यूट रहने दीजिएगा, है ना? जब वो पूरा कर देंगे उसके बाद ओपन कर, मतलब जब आप बोलेंगे तब ओपन करिएगा। आप सुनिए, जब तक कोई बोलेगा तभी ओपन कीजिएगा, है ना? राजीव भाई मैं माइक सबके बंद कर रहा हूँ, आप अपना हाँ, माइक बंद। आप अपना जी ऑन कर जी, दीजिए। हाँ मेरा ऑन है। एक मिनट, नहीं अभी दोबारा बंद होगा आपका, फिर आप ऑन कर दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, लीजिए, अब कर लीजिए आप अपना ऑन। राजीव अपना ऑन कर लीजिए, राजीव भाई। राजीव जी माइक ऑन कीजिए, अभी नहीं हुआ आपका।
राजीव जी अभी नहीं हुआ आपका? अब असल हाँ। में वो बार बार कह रहा था कि होस्ट जो है वो अलाउड नहीं कर रहा है आपको। हाँ ठीक ठीक ठीक, अब करिए। ठीक है, तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम राजीव है। दिल्ली में एक संस्था है पारदर्शिता, 2007 से हम काम करते हैं यहाँ पर, विशेषकर एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। और एजुकेशन में काफी कुछ चीजें हैं जो, लेकिन जिस मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कहते हैं उसको। और ईडब्ल्यूएस पे दिल्ली में हम काफी 2005 से काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन साथ से, लेकिन काम पहले से कर रहे थे। तो कुछ अनुभव है उसमें काम करने के। अभी पिछले साल से कुछ राजस्थान में भी थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया है ईडब्ल्यूएस। तो हेमलता जी के साथ भी मिलके पिछले साल हमने कई सारे बच्चों को सफलतापूर्वक एडमिशन करवाया था। तो ये तो है परिचय मोटे तौर पे। और दूसरा, शिक्षा के अधिकार की बात कही है प्रेम जी ने, तो मैं छोटे में बता देता हूँ, थोड़े से ब्रीफ में। शिक्षा का अधिकार कानून जो है 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हुआ है। ये अधिकार देता है कि 6 से 14 साल का हर बच्चा स्कूल जाएगा, वो बच्चा अब स्कूल के बाहर नहीं रहेगा। दूसरा, सरकार ये कहती है कि ये एक तरह से ये कानून उसको गारंटी देता है कि ये भी गारंटी देती है कि दाखिला मिलने में उसको कोई परेशानी नहीं होगी, फ्री दाखिला मिलेगा और हर हाल में उसको स्कूल में दाखिला मिलेगा और फ्री पड़ेगा। मोटे तौर पे जो हमारा कानून है, उस कानून का ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद देखें तो इस कानून में ढेरों सारे सेक्शन हैं और हर एक सेक्शन एक कुछ अलग अलग बातें कहता है। एग्जाम्पल के तौर पे आरटी एक्ट में लिखा है कि हमारा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, बच्चों के लिए पीने का पानी अवेलेबल होगा, सभी के लिए बैठने के लिए डेस्क होगा, सभी के लिए टीचर अवेलेबल होगा, वगैरह वगैरह। इस तरह की ढेरों प्रोविजन है। इसी में एक खास धारा है, खास कानून है 12(1)(c) के नाम से जानते हैं। और इस 12(1)(c) जो है वो टेक्निकल बात है, इसको भी आप भूल जाओ। एक छोटा सा और मोटा सा बात याद रखो कि शिक्षा के अधिकार के तहत ये आपको अधिकार है कि हर बच्चे को अब आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है उसको पब्लिक स्कूल, जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, बट किसी भी कैटेगरी के हों, बस वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, उन स्कूलों में गरीब बच्चों को दाखिला मिलेगा। अब राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है ये तय करना कि गरीब का मतलब क्या है, गरीब कौन है। आप भी कहेंगे मैं भी गरीब हूं और मैं भी कहूंगा मैं भी गरीब हूं, तो उसके लिए कुछ डिफाइन किया है कि गरीब कौन होगा, जिसपे हम आगे बात करेंगे। तो आज जो हम चर्चा करने के लिए हम बात शुरू कर रहे हैं वो यही करने जा रहे हैं कि अभी आपको पता है फरवरी मार्च अप्रैल में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है पूरे देश में, जिसमें आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एडमिशन होते हैं। और इस बार लॉकडाउन की वजह से बहुत देर हो गई है, लेकिन अभी सरकार ने 3-4 दिन पहले एक ऑर्डर निकाला है और उसमें ये कहा है कि अब आने वाली यानी इसी महीने की 9 तारीख से लेके 24 तारीख तक जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं उनको दाखिला मिलेगा। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। बस मैं अब वापस प्रेम जी से बोलूंगा कि वो आगे का संभाले। राजीव भाई थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि ये आपने ही शुरू करना था कि ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कैसे एडमिशन होने हैं, क्या होना है, इसको थोड़ा और विस्तार से समझा दीजिए, फिर उसके बाद सवाल जवाब करेंगे। राजीव जी, राजीव जी आवाज आ रही है? राजीव भाई आपकी आवाज फिर से बंद हो गई। राजीव भाई आपकी आवाज बंद हो गई है। तो राजीव भाई जब तक सुनते हैं, मुझे लग रहा है कि बाकी लोगों को सुनाई दे रहा हो, तो ये जो सेक्शन 12(1)(c) है, जिसके बारे में राजीव भाई अभी और समझाएंगे, बताएंगे, शायद उनका माइक बंद हो गया है। राजीव भाई माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, अब
मैं कह वही रहा था कि कोशिश, आपने ही इसको चूंकि कंटिन्यू करना है, तो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, कैसे एडमिशन होना है, क्या होना है, एक बार आप इसको बता देंगे, तो तब लोग सवाल जवाब पूछेंगे, उसके जवाब में ठीक है, फिर मैं आज बीच में ठीक ठीक है। बस प्रेम जी, वो जब माइक मैं बंद करूं तो आपको फिर अनुमति दे के खोलना होगा उसको, हाँ, तो आप बंदी क्योंकि क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैंने इसलिए बंद कर दिया ना। हाँ हाँ अच्छा मैं एक बताता हूं। जो कानून कहता है वो ये कहता है कि आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को दाखिला मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर का क्या मतलब है, ये बहुत समझना पड़ेगा। हर कोई ये नहीं कह सकता जी मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूं। तो जो राज्य सरकार कहता है वो ये कहता है, अच्छा इसमें एक है आर्थिक रूप से कमजोर में दो कैटेगरी है, एक तो पैसे से गरीब और एक कुछ स्पेशल श्रेणी का होना, जैसे कि अनुसूचित जाति के बच्चे, जो SC ST के बच्चे हैं, उनको भी इस स्कूल में इस स्कीम के तहत, इस कानून के तहत फ्री दाखिला मिलेगा। अनुसूचित जनजाति के बच्चे हो गए, वो बच्चे जो अनाथ हैं, जिनके माँ बाप नहीं है किसी कारणवश, जिनको हम अनाथ कहते हैं, और ऐसे बच्चे बहुत सारे जगह रहते हैं। कई बार कोई रिश्तेदार पाल रहा होता है, या बच्चों के बहुत सारे शेल्टर होम होते हैं, वहाँ बहुत सारे अनाथ बच्चे होते हैं। तो अगर ऐसे बच्चों का हम दाखिला करवाने की कोशिश करें तो उन बच्चों को फ्री दाखिला मिलेगा। HIV अथवा कैंसर से प्रभावित बालक, अगर कोई बच्चा HIV से पीड़ित है या कैंसर से पीड़ित है या उसके माता पिता पीड़ित हैं, तो ऐसे बच्चों को भी फ्री दाखिला मिलेगा। तीसरा है, अगर कोई आर्मी का कोई जो उसके पिता हैं बच्चे के, वो शहीद हो गए हैं, और तो उसकी माँ जो है, अगर उसका बच्चा, तो उसको युद्ध विधवा का शब्द दिया है। तो युद्ध के दौरान अगर बच्चे के पिता शहीद हो गए हैं, तो ऐसे बच्चों को भी फ्री दाखिला मिलेगा। तीसरा है, जो जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए है, मतलब पूरे परिवार जो कमा रहा है, वो अगर 1 लाख रुपए तक कमाता है साल में, तो वो भी उस परिवार के बच्चे को भी फ्री दाखिला मिलेगा। तो ये 4-5 कैटेगरीज हैं जो जिन कैटेगरीज के बच्चे इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल होता है कि ये जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1 लाख रुपए अगर सालाना इनकम है तो उनके बच्चों को दाखिला मिलेगा। अब हर कोई कहने लग जाएगा साहब मेरी सालाना इनकम तो 1 लाख से कम है, तो ऐसे के लिए कुछ सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। तो अगर आप 1 लाख रुपए से पारिवारिक आय कम है, तो इस बात का उनको प्रमाण देना होगा, जिसको हम लोग इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं। आप सारे लोग जानते हैं। तो एक तो वो आपके तहसील से बन जाता है, SDM के यहाँ से बन जाता है। दूसरा, अगर BPL कार्ड है आपके पास, तो वो भी एक इस बात का प्रूफ है कि आप BPL कैटेगरी के हो। ऑलरेडी BPL उन्हीं को मिलता है जिनकी सालाना आय 24,200 रुपए से कम है। तो अगर आपके पास BPL है या BPL की सूची में उस परिवार का नाम है, तो ऐसे बच्चों को फिर वो BPL की सूची लगानी पड़ेगी, नहीं तो आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अगर कोई SC ST OBC से है, तो ऐसे लोगों को फिर सर्टिफिकेट पेश करना होगा। हमारा जाति का प्रमाण होता है, SC ST का प्रमाण होता है। उन लोगों को आय का प्रमाण नहीं चाहिए। एक प्रमाण की जरूरत होती है, या तो गरीबी रेखा में हो, आप गरीब हो, 1 लाख रुपए तक कमाते हो, या फिर आप अनुसूचित जाति से हो, अनुसूचित जनजाति से हो, अनाथ बच्चे की कैटेगरी है, HIV की कैटेगरी है। अगर इस तरह की किसी अन्य कैटेगरी में का बच्चा है, तो उसका सर्टिफिकेट, जैसे कि अनुसूचित जाति का उसका सर्टिफिकेट होता है, अनुसूचित जनजाति का है तो उसका सर्टिफिकेट होता है, कोई अनाथ बच्चा होता है उसका भी सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। HIV और कैंसर से प्रभावित हो तो हॉस्पिटल का लिखित में वो चलेगा, कि क्योंकि सारा उसके पेशेंट के इलाज पे लिखा होगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरह से जिस कैटेगरी में भी बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं हम, उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब मुख्य रूप से हम किस बच्चों के साथ काम कर रहे हैं? ज्यादातर जो हमारे पास बच्चे मिलते हैं SC ST OBC और
1 लाख रुपए से कम वाली आय के। तो 1 लाख रुपए हमें याद रखना पड़ेगा, जो 1 लाख रुपए से कम की आय के लोग हैं उनका इनकम सर्टिफिकेट, और अगर SC ST OBC है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो एक कागज ये हो गया। दूसरा कागज होना चाहिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि तभी तो आप साबित कर पाएंगे कि बच्चा कितने साल का है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि अभी तक जो एडमिशन होता था वो होता था नर्सरी में, KG में और पहली में। इसको शायद कुछ लोग प्राइमरी और अपर प्राइमरी और फर्स्ट के नाम से जानते हैं। तो क्लास 1 से अगर नीचे जाएं तो 2 क्लासेस होती है, नर्सरी और प्राइमरी, जो भी कहते हो आप। तो इन तीनों क्लासेस में बच्चे को एडमिशन मिलता था और बच्चे की उम्र होती थी 3+, यानी 3 साल से बच्चा ऊपर होना चाहिए, तो उसको नर्सरी में मिलता था। 4+ है तो उसको अपर प्राइमरी में मिलता था, और 5 या 5+ है तो उसको पहली में मिलता था। अभी तक ऐसा होता रहा है, लेकिन इस साल बदलाव किया है सरकार ने, जो कि गलत है। लेकिन फिर भी हमारे पास क्योंकि सर्कुलर जारी हो चुका है तो काम उसी पे करना पड़ेगा। और वो ये है कि सिर्फ क्लास पहली यानी क्लास 1 में ही दाखला मिलेगा, कक्षा 1 में, और बच्चे की उम्र 5 साल से अधिक होनी चाहिए, लेकिन 7 साल से कम होनी चाहिए, यानी 5 से 7 साल का बच्चा होना चाहिए। अब इसके लिए कैसे साबित होगा? तो उसका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो साबित करेगा कि बच्चा कितने साल का है। तो मैंने बताया, एक तो इनकम सर्टिफिकेट हो गया, या SC ST सर्टिफिकेट, SC ST OBC सर्टिफिकेट हो गया। दूसरा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। तीसरा बच्चे का आधार होना चाहिए, माँ बाप का आधार होना चाहिए, वही ये साबित करता है कि आप जयपुर में रहते हैं या XYZ आप कहाँ रहते हैं। क्योंकि कानून ये कहता है कि जहां बच्चा रहता है उसके आसपास के स्कूलों में बच्चा दाखिला ले सकता है। तो अब ये साबित करने के लिए कि वो बच्चा, उसका परिवार फला जगह रहता है, ये जरूरी है कि उसके पास रेजिडेंस प्रूफ हो। तो 3 चीजें हैं मोटे तौर पे: रेजिडेंस प्रूफ, EWS का प्रूफ कह लीजिए, वो चाहे SC ST का हो या OBC का हो या इनकम सर्टिफिकेट हो। तीसरा बच्चे की जो जन्म तिथि है उसका प्रमाण, जिसको हम बोलते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। तो मोटे तौर पे ये 3 तरह के डॉक्यूमेंट होने चाहिए अगर आप चाहते हैं आपके अड़ोस पड़ोस का कोई बच्चा स्कूल में दाखिला लेना चाहता है। तो मेरे ख्याल से यही है इस बार मोटे तौर पे। तो 2 चीजों पे मुझे बात करनी थी। पहला ये कि बच्चा कौन सा बच्चा कौन से बच्चों को दाखिला मिलेगा, जिसको मैंने बताया। दूसरा ये कि उन बच्चों के पास कितने तरह के डॉक्यूमेंट होने चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। तीसरा एक बात बता दूं मैं आपको कि अगर ये डॉक्यूमेंट हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं भी हैं तो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जो दाखिले की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होगी, और ऑनलाइन में कुछ डिटेल डालनी होती है, नाम, पता, फोन नंबर, कहाँ रहते हैं, बच्चे की उम्र क्या है, वगैरह वगैरह, बहुत बेसिक से सवाल है। तो आप ऑनलाइन फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट हैं अगर किसी वजह से आपके पास नहीं है तो मेरी सलाह होगी कि उसको तैयारी करना शुरू कर दीजिए फॉर्म भरने के बाद भी। जो विद्यालय में जो एडमिशन शुरू हो रहा है वो 9 जुलाई से 24 जुलाई के बीच है, यानी कि अगर आप दाखिले के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो 9 जुलाई से लेके 24 जुलाई के बीच ही आपको अप्लाई करना होगा। जब आप 24 जुलाई तक अप्लाई करवा चुके होंगे तो 30 जुलाई 2020 को चयन होगा कि किन किन बच्चों को दाखिला दिया गया है, किन किन बच्चों को किस किस स्कूल में दाखिला दिया गया है। उसका निर्धारण, अगर बच्चे कम है किसी स्कूल में, मान लीजिए किसी स्कूल में 20 सीटें हैं लेकिन 10 ने ही भरा है तो 10 के 10 को एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से 20 सीटें हैं और 30 बच्चे आ गए, 40 बच्चे आ गए, तो फिर उनका ड्रॉ होगा, लॉटरी में जिस तरह से ड्रॉ होता है वो कंप्यूटर ड्रॉ करता है। तो ये सारा सब कुछ 30 जुलाई तक होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अगर आपके पास दस्तावेजों में किसी दस्तावेज की कमी है तो उसे 30 जुलाई तक जरूर बनवा लें। मान लीजिए बच्चे का आधार नहीं है, आपने फॉर्म भर दिया तो 30 जुलाई तक बनवा लीजिए। उसके बाद वो लिस्ट जारी हो जाएगी
कि आपके बच्चे को कहाँ दाखिला मिला है। उसके बाद 7 अगस्त 2020 तक, यानी 30 जुलाई से लेके 7 अगस्त, यानी 7-8 दिन होंगे। इस 7-8 दिनों में आपको स्कूल में जाना है वो सारे दस्तावेज लेके। वो स्कूल आपके दस्तावेज देखेगा और देखने के बाद आपको फिर एडमिशन मिल जाएगा। तो ये मोटा मोटा प्रोसीजर था। मैंने बताने की कोशिश की है सरल भाषा में। अगर कहीं कुछ और पूछना हो तो भी जब हम पूछेंगे, एक दूसरे से सवाल पूछेंगे, तो मुझे लगता है किसी को कोई चीज समझ ना आई हो या और क्लेरिफिकेशन चाहिए तो वो हम लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद राजीव भाई। अब मैंने सब लोगों को अलाउ कर दिया, अगर किसी को पूछना है तो वो अपने हाथ खड़े करें, मैं उनको बोलूंगा कि वो अपना सवाल करें। किसी का कोई सवाल है कि कैसे करना है, क्या करना है? हेलो। हाँ जी बोलिए। सर मैं रुबीना। ठीक है ना, बोलिए। हाँ सर, मैं रुबीना और मेरा सवाल ये है, सर ने बोला है जैसे इस 9 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेने हैं। सर मान लीजिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, उसमें हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स कम है, आधार कम है, जो भी कम है, तो वो कैसे पूरा हो सकता है, क्योंकि सरकारी दफ्तर तो खुल ही नहीं रहे हैं। राजीव भाई आप क्या जवाब है? नहीं, वैसे अभी मैं जयपुर बहुत टाइम से नहीं गया हूँ, तो मुझे लगता है हेमलता जी को ज्यादा मेरे से अनुभव होगा कि क्या कुछ चीजें खुल रही हैं। जैसे मैं तो अभी दिल्ली में हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ तो सरकारी ऑफिस थोड़ा थोड़ा काम करने लगे हैं। लेकिन 2 चीजें मुख्य रूप से जरूरत होंगी। पहला ये इनकम सर्टिफिकेट, और दूसरा ये कि आधार कार्ड। तो हमें बस ये 2 चीजों को फोकस करते हुए हमें ये देखने की जरूरत पड़ेगी कि क्या इन दोनों सेवाओं के दफ्तर खुल रहे हैं। अगर खुल रहे हैं तो शायद कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ काम हो रहा हो, तो वो एक बार हमें लोकल लेवल पे पता करना पड़ेगा। लेकिन जिसका है वो भरें और जिसका नहीं है वो भी भरें, और उसके लिए शायद मुझे लगता है कि थोड़ा हेमलता जी कोशिश करेंगे, थोड़ा हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, तो देखते हैं उसका भी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। मेरे ख्याल से मैं बता देती हूँ, ऑनलाइन चालू है, ऑफलाइन में अभी शायद नहीं है, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन की जो रिसिप्ट रहेगी वो भी मतलब अगर नहीं लेगा स्कूल वाला तो ये हमें एडवोकेसी करनी पड़ेगी कि ठीक है, लॉकडाउन के समय अगर ऑनलाइन पे कोई रिसिप्ट नंबर आया है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऑफलाइन तो अभी चीजें नहीं चल रही है, ई मित्र ऑनलाइन के जरिए ही चल रही है थोड़ा। ठीक है, किसी का इस सवाल पे कोई कुछ टिप्पणी, किसी को कोई पूछना है? और सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलिए मुकेश। हेलो, बोलिए। हाँ सर, मुझे एक जानकारी चाहिए थी कि हमारी टीम ने जो अभी तक सर्वे किया था। हाँ बोलिए, आपके यहाँ से आवाज क्यों आ रही है ये दूसरी? अच्छा, आवाज आ रही है? हाँ, कोई और आवाज आ रही है पीछे। 2 फोन लगे हुए ना, एक बंद कर दो। जी सर। थोड़ा उनको बोलो दूर चले जाएंगे, दूसरे वाला फोन। सर मुझे जानना था जी, जो अभी तक हमने सर्वे किया था, जैसे मार्च में इसका प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है, हाँ ठीक है, ये ड्रॉप आउट बच्चों का, जैसे और जो बाल श्रमिक बच्चे हैं, जैसे उनका यहाँ पे जो बिहार से आके रहने लगे थे, उनका हमने सर्वे किया था, ठीक है। सर्वे के दौरान उन बच्चों को हमने आरटी के माध्यम से उनको चाहा था कि वे स्कूल में दाखिला दिलाएं, ठीक है। अब वो बच्चे जैसे कि अपने माता पिता के साथ में जैसे बिहार चले गए हैं, ठीक है। अब हमें ये प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा कि अब उन बच्चों से कलेक्ट किस हिसाब से करेंगे आईडी, या नए सर्वे वापस से करना होगा, कि जिससे कि हम काफी मात्रा में अधिक से अधिक बच्चों को दाखिला दिला सके स्कूल में। राजीव भाई आप अपना फोन बंद मत कीजिए, आप ऑन कीजिए। राजीव जी और कोई सवाल पूछिए, 1-2 ही हो गया। हाँ राजीव जी जवाब दीजिए। हाँ, एक बार दोबारा पूछेंगे जरा सवाल। मुकेश दोबारा सवाल पूछिए। एक बार दोबारा दोहरा देंगे सवाल। सर हमारे ये जानना था कि हमने क्या है, मार्च के अंदर प्रोसेसिंग शुरू कर दिया था ये सर्वे का, जिसमें आरटी के तहत फॉर्म भरवाने थे हमें, ठीक है, उन बच्चों की जो ड्रॉप आउट होते थे। तो सर अब हमें हमारे सामने जो चुनौती आ रही है वो ये आ रही है कि जैसे अधिकांश बच्चे अपने माता पिता के साथ गंतव्य कर चुके हैं वापस से बिहार की ओर, है ना। तो अगर हम जैसे अब नए बच्चों को जो लास्ट डेट इनका बताया जा रहा है कि 9 से 24 जुलाई तक का ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जैसे हमने उनके माता पिता से
जो कॉन्टेक्ट नंबर था उनसे बराबर संपर्क में है, लेकिन उनका ये कि जैसा ही उनके जैसे ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट होगी तभी वो आके हमें आईडी वगैरह सबमिट कराएंगे, उसी दौरान हम यानी उनको वो कर पाए। समझ गया मैं आपकी बात, समझ गया मैं आपकी बात। देखिए जो जी बोलिए। जो अब हम ये चाह रहे हैं कि जैसा मोटा मोटी जैसे अगर वो थोड़ा जैसे बेसिक इंफॉर्मेशन होती है तो उस आधार पे भरा सकते हैं फॉर्म पे। हाँ, दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये कि जैसे आप कह रहे हैं कि हम टच में भी हैं उनके, तो आप माँ बाप को फोन कर लीजिए और उनसे पूछिए कि आपके आने की उम्मीद कब तक है। तो अगर वो कहते हैं कि उम्मीद है उनके आने की, तो एक काम कर सकते हैं कि हम उनका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन हमें ये इंश्योर करना होगा ऐसे में कि यहीं से हम फोन पे पूछ लें कि क्या आपके पास इस एड्रेस का आधार और बच्चे का जन्म तिथि प्रमाण पत्र वो वगैरह है। तो अगर है तो उनका ऑनलाइन कर दीजिए, और उससे ये फायदा होगा कि अभी कौन सा डेट है, 1 सेकेंड मैं बता रहा हूँ, ये जून चल रहा है ना, जुलाई। अच्छा हाँ, जुलाई। तो मतलब हमारे पास 8 अगस्त तक, 7 अगस्त जो भी मैंने बताया, 7 अगस्त तक टाइम है। तो एक बार उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है कुछ बच्चे आ जाएं, और अगर नहीं आ पाए तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आ जाएं तो उनके बच्चों को दाखिला तो मिल ही जाएगा, इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास सर्वे किया हुआ है, हमारे पास फोन नंबर है, तो बस ये 2 चीजों का इंक्वायरी कर लें हम, और उनसे पूछ लें कि अगर आपके आने की उम्मीद है तो हम आपका फॉर्म भर देते हैं। तो आएंगे माँ बाप, और हो सकता है कि कोशिश करता है माँ बाप, बहुत कोशिश करता है, अगर उसको आना है 10 दिन बाद तो कोशिश करता है चलो जी 2-3 दिन पहले चले जाए। तो इस तरह के हमें सारे चीजों पे सोचना पड़ेगा। तो ठीक है, हम काम करते हैं, कितनी सफलता मिलेगी वो तो बात की बात है, लेकिन अगर चांसेस हैं वो आ रहे हैं तो उनका भर दीजिए आप। आगे कोई? तो सर ये बेसिक इंफॉर्मेशन के आधार, हाँ बेसिक इंफॉर्मेशन के आधार पे ही भरोगे, क्योंकि 2 ही 3 चीजें हैं उनमें भरना पड़ेगा, वो नाम, एड्रेस, पता, फोन नंबर, किस क्लास में एडमिशन चाहिए, अब तो क्लास भी रिस्ट्रिक्ट कर दी है। एक बार आप कैलकुलेट करना उसके जन्म तिथि को लेके कि क्या बच्चा 5 साल से ज्यादा और 7 साल से कम का है, अगर है तो उसका फॉर्म भर दो, यही 2-3, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो अभी लगाने नहीं है। जी सर, थैंक यू सर। जी और कोई? नीरज, आपके यहाँ 7-8 लोग हैं, इनमें से जो जो क्वेश्चन पूछना चाहता है एक एक करके पूछ ले। जी मैडम, मैं पूछता हूँ सवाल कोई आपका। आपके यहाँ कई आवाजें आ रही हैं, तो मेरे ख्याल से कई सारे लोगों की उस पे आवाजें खुली होंगी, तो सबको बंद करवाना पड़ेगा। आधार कार्ड का क्या बोल रही है? तो माइक आप लोग अपने अपने फोन थोड़ा दूर दूर रखो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, नाम शबनम है, मेरे को आधार कार्ड के बारे में पूछना है। ज्यादातर आधार कार्ड नहीं सर बच्चों के, तो अभी तो बन नहीं रहे वो। हेमलता जी, ये आधार की कई सारी चीजें हैं। नहीं, अभी तो आप उनका अप्लाई कर सकते हैं, आधार तो बन जाएगा, 1 महीना 1.5 महीना है, क्योंकि ऑनलाइन तो अप्लाई हो ही रहे हैं आधार ना। और ये है कि इसके ऊपर तो बात पहले भी हम लोग, मतलब बीच में लॉकडाउन ही हो गया, जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम कर ही रहे थे कि आधार का मसला माइग्रेंट लेबर के साथ बड़ा मुश्किल होता है, तो इसके लेके हमें और फिर से कार्रवाई करनी पड़ेगी बाल आयोग और ये सब के साथ। लेकिन आप उसका अप्लाई तो कर ही दो, क्योंकि जब तक हम एंट्री नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का एक आगे बात करने का सिलसिला भी क्या बनेगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने अप्लाई किए थे जिनकी कुछ कमियां थी, और उसी को लेके फिर बार बार हम लोग ये सरकारी डिपार्टमेंट में बात कर रहे थे। तो एक रास्ता बना था कंप्लेंट सिस्टम का, कि उन्होंने कंप्लेंट रिड्रेसल का ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया था, जबकि उससे पहले कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं होती थी। तो ये एक अच्छा रहेगा कि बाद में एडवोकेसी करने के लिए भी ठीक रहेगा, आप अप्लाई तो कर दो उनका ना जी। इसमें मेरे को जो लग रहा है, मुझे लगता है क्योंकि जिनके आधार थे कुछ लोग चले भी गए हैं, और कुछ लोग हैं जिनके आधार नहीं है, जिनके हैं भी, ऐसा नहीं है, पेरेंट्स के आधार हैं। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर तो बाद में काम करने की जरूरत है। एक बार अप्लाई तो पेरेंट्स के आधार पे भी करा सकते हैं क्या? बिल्कुल करवा दीजिए, करवा दीजिए, करवा दीजिए, करवा दीजिए। और अगर नहीं भी है तो आने वाला हमारा एडवोकेसी का एक बड़ा मुद्दा होगा, आप इसलिए आप अप्लाई तो करवाइए जी। अगला सवाल।
हेलो। हाँ जी बोलिए। थोड़ा फोन ये आप लोग अलग रखिए, सरिता पटेल और मुकेश शर्मा, आप लोगों के फोन हाँ जी। आसपास। जी बोलिए। सर मेरा एक सवाल था। हाँ बोलिए। जैसे कि आपने मिडिल क्लास जो लोग हैं, इनकी इनकम सर्टिफिकेट जब आपने को बनानी है तो उनकी मिनिमम सालाना कितनी इनकम होनी चाहिए? 1 लाख बताइए ना। सालाना जो है 1 लाख रुपए से कम। 1 लाख रुपए से कम। हाँ, यानी 8,000 रुपए महीने से ज्यादा की तनख्वाह या इनकम ना दिखाई जाए। अच्छा सर, और सर ये कहाँ पे कैसे बनेगा ये भी पूछना था सर, एक सवाल मेरा था। ये हेमलता जी एक बार जरा थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दीजिए। सरिता, ये भी ऑनलाइन ही होगा और अभी नगर निगम से बनता है ना, तो अभी तो फिलहाल ऑफलाइन बहुत सारी चीजें नहीं हो रही, तो ऑनलाइन ही होगा। इसके लिए मतलब जो ई मित्र से ही अप्लाई होगा, वो प्रोसेस में आपको शेयर कर दूंगी बाद में पूरा जो है व्हाट्सएप। तो अगर किसी को इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है तो हेमलता जी को पर्सनल फोन कर लें, उनसे प्रोसीजर समझ लें और अप्लाई करें। साथ साथ काम भी शुरू कर दीजिएगा, वो भी बस इतना ध्यान रखना है। लेकिन जहां तक बात अप्लाई करने की है, उसका इंतजार मत कीजिए कि जब आपके पास इनकम सर्टिफिकेट आएगा तब भरेंगे। आप कर शुरू कर दीजिए। अभी ना हमको 3-4 स्तर पे काम करना पड़ेगा सरिता। एक तो ये बच्चों का अप्लाई कराना पड़ेगा और जिसके डॉक्यूमेंट नहीं है उसको भी साथ में अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि जब वो लॉटरी सिस्टम आए या जब एडमिशन हो तो वो डॉक्यूमेंट की वजह से, अगर मान लीजिए किसी बच्चे का एडमिशन आ जाता है, अगर वो स्कूल में उसका नाम आ गया तो उसे बड़ा दुख होगा जब उसका डॉक्यूमेंट नहीं बन पाएगा। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि डॉक्यूमेंट बन जाए उसका किसी भी तरीके से, वो तो कोशिश हमको करनी ही पड़ेगी। जिसका भी आप तो ये मान के चलिए कि अगर हम 500 लोगों का भर रहे हैं तो हमारे लिए तो 500 का ही एडमिशन होगा, क्योंकि कोई भी हो तो लॉटरी सिस्टम में 500 में से कोई भी आ सकता है ना। तो इसलिए हमें सभी का प्रयास करना पड़ेगा, भाई ये डॉक्यूमेंट तो चाहिए ही चाहिए। जी। अगर जिसका अप्लाई भी कर रहे हो तो उसका उसी दिन से आपको वो प्रोसेस शुरू भी करना पड़ेगा, है ना। जी 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 और बताएं, किसी का कोई और सवाल? जी सर, पारिक जी एक सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ सर ऐसा मेरा एक निवेदन है, जो ये सर्टिफिकेट मांगते हैं जाति प्रमाण पत्र, हाँ इसके अंदर माइनॉरिटी वालों को कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, है ना, उनको कहाँ से बनते हैं बच्चे? पारिक जी, ये माइनॉरिटी का जो मामला है ना, वो जाति प्रमाण पत्र केवल SC/ST का बनता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल के अनुसार। और इसके ऊपर पवन थोड़ा और भी जोड़ सकते हैं, जो अभी तक जो माइनॉरिटी वाले हैं वो OBC में आ रहे थे। OBC में भी बहुत सारे स्टेट में अलग अलग कैटेगरी है, मतलब उनको इस तरह से मेरे ख्याल से लिया नहीं गया। ये भी एक एडवोकेसी का अगले सत्र में, 1 मिनट में कर देती हूँ, मुद्दा है। क्योंकि अभी अगर मान लीजिए आप इनको जाति वाले कॉलम में डालेंगे तो फिर कल अगर इनका एडमिशन आएगा तो वो जाति का प्रमाण पत्र इनको देना ही पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बेहतर यही है इनको आय के आधार पे ही अप्लाई कराया जाए फिलहाल, जो मेरा सजेशन है, क्योंकि हम फंस जाएंगे ना। पहले माइनॉरिटी कैंसिल हो, तो ये उसमें नहीं आएंगे। जो अल्पसंख्यक है वो अभी OBC में है, और OBC वाला मसला अभी बहुत पेचीदा है इनके लिए। उसमें मुझे लग रहा है कि 1.5, 2, 3 महीना भी लग सकता है, और उसमें बच्चों का भविष्य दिक्कत होगा। तो इनका आप जाति के आधार पे मत अप्लाई कीजिए, क्योंकि जैसे पहले दिक्कत हुआ था फिर वैसा ही दिक्कत होगा। और उसको आप इनकम के आधार पे ही अप्लाई कीजिए। राजीव, मैं सही बोल पा रही हूँ? आप थोड़ा सा बता पाएंगे? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। बस इसमें अभी जो आप बता रहे थे, मैं जरा एक बार और पढ़ रहा था कि क्या क्या चीजें। एक चीज ये भी है कि वो बता देता हूँ कि जो बताया था मैंने, जन्म प्रमाण पत्र है ना, उसमें इस बार इन्होंने इस बार क्या हर बार होता है, इसमें लिखा हुआ है कि बाई चांस मान लीजिए किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो और क्या कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा अगर बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ है तो उसका कोई कागज होगा जिसपे लिखा हो कि बच्चा इस टाइम पैदा हुआ। होता है अगर बच्चा हॉस्पिटल में हुआ है लेकिन किसी वजह से ना बन पाया हो, किसी नर्स या दाई या ANM का रजिस्टर होता है, अगर उसकी भी फोटो कॉपी हो जिसमें बच्चा लिखा हो किस दिन पैदा हुआ हो, तो वो भी चलेगा।
अच्छा, कई बार क्या होता है कि ये भी नहीं है और हमारे पास बच्चे का जन्म तिथि प्रमाण पत्र भी नहीं है। तो आपने देखा होगा बच्चा आंगनवाड़ी में इनरोल होता है, तो आंगनवाड़ी के रजिस्टर पे भी कहीं ना कहीं उसका लिखा होता है। अगर वो रजिस्टर भी अगर आपको फोटोकॉपी ले लो और उसको भी अगर दिखाओगे तो वो भी मान्य होगा। और अगर वो भी नहीं है और बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है, तो आधार कार्ड पे जो जन्म तिथि लिखी हुई है वो भी मान्य होगी आयु के लिए, बच्चे की आयु के लिए। तो ये अब 3 चीजें। और मतलब पिछली बार क्या था कि एक था कि एफिडेविट मान्य होता था, उसको हटा दिया और इन्होंने यहाँ एफिडेविट को हटा के आधार कार्ड जोड़ा है। तो ये भी एक अच्छा है। ठीक है, आधार कार्ड होता है ये बच्चे के पास, आंगनवाड़ी में भी बच्चा एनरोल है तो वहां से ले लो। तो इन 2-3 दस्तावेजों के आधार पे भी बच्चे का दाखिला हो जाएगा, अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो। और कोई सवाल किसी? जी सर, जी मैडम, मिनिमम एज एंड मिनिमम क्लास और मैक्सिमम एज एंड मैक्सिमम क्लास इसकी कितनी होगी? राजीव, इसमें इस उसके बार लिए इन्होंने क्या एज निकाला है, क्या क्लास? मैं उसके लिए बता रहा हूँ। क्लास 1 में दाखिला होगा नंबर 1, सिर्फ और सिर्फ क्लास 1 में दाखिला होगा। बच्चे की उम्र 5 वर्ष या उससे अधिक हो लेकिन 7 साल से कम हो। अच्छा, ये कब कैसे नापेंगे? 31 मार्च 2020 को, यानी 31 मार्च 2020 को बच्चा 5 साल से ज्यादा का होना चाहिए, चाहे एक दिन ही ज्यादा हो। अगर 31 मार्च 2020 को आपका बच्चा 5 साल से कम है तो उसको दाखिला नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखें, 31 मार्च 2020 तक या तो 5 साल से उसकी उम्र कम हो या 7 साल से कम, 5 साल से ज्यादा हो और 7 साल से कम हो। 31 मार्च 2020 को ये नापने का पैमाना है। और जी सर, क्लास केवल फर्स्ट में ही होगा, सेकंड थर्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अपन? सेकंड थर्ड सिर्फ फोर्थ फर्स्ट में होगा, सिर्फ फर्स्ट में होगा बस। ओके। जो भी उस स्कूल की पहली क्लास जो शुरू होती है, चाहे नर्सरी होती है या जो केजी होती है या जो भी होती है, लेकिन फर्स्ट के ऊपर नहीं होगा वो, है ना? और राजीव, ये जो डॉक्यूमेंट है एक बार आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे तो सबको इजी रहेगा पढ़ने में भी। और जो फॉर्म निकला मैं डाल होगा दूंगा। इंटरनेट पे वो भी डाल सकते हैं ना? ठीक है, मैं डाल दूंगा। 5 साल से ज्यादा है, 1 महीने 7 साल से कम, 5 साल से। और किसी का कोई सवाल है? बसंत और पवन भी जुड़े हैं, वो कुछ रखना। बसंत और पवन। हाँ जी, नहीं मैं तो बस सुन ही रहा हूँ, जो जितनी भी जिज्ञासाएं थी सब आगे प्रश्न, इसलिए कोई मुझे पूछना नहीं है ना। मेरा एक सवाल था मैम, पवन बात कर रहा हूँ मैं। हेलो, हाँ बताइए। बोलिए बोलिए पवन जी, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, जैसे डॉक्यूमेंट्स की बात आ रही थी कि हमें जब लॉटरी के बाद जो सत्यापन का समय मिलेगा उस समय तक हमें डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट कराने। इन केस अगर कुछ स्कूलों में सीटें खाली रह जाती है तो, और आप कह रहे कि ये स्कूलों की सीट कौन तय करेगा? जैसा कोई स्कूल है वहाँ फर्स्ट क्लास में एडमिशन होंगे तो वो मतलब उस क्लास में 30 बच्चों का, वो जो आरटी एक्ट में मेंशन है 30 पे 1, वो ही सिस्टम चलेगा या इसके लिए अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग होगा? नहीं, वो जो है कि जैसे दिल्ली में क्या करते हैं, पहले तो ये आवेदन मंगाते हैं। मान लीजिए पूरी दिल्ली में 1 लाख सीटें हैं और किसी वजह से 80,000 बच्चों का एडमिशन हुआ आया, अब 20,000 सीटें खाली रह गई। तो ये क्या करते हैं कि एक सेकंड फेज पे और ओपन करते हैं कि भाई इतनी सीटें खाली रह गई हैं तो एक बार हम और इनवाइट करते हैं। लेकिन अभी तक मैंने पिछले साल जयपुर में नहीं देखा और इत्तिफाक से हम ये रिसर्च भी नहीं कर पाए कि टोटल राजस्थान में कितनी सीटें थीं और कितने इस साल आवेदन आए। तो वो जो आंकड़ा है वो अभी उस पर हम लोग, क्योंकि आपको पता है बहुत इंटेंसिवली काम नहीं कर पाए राजस्थान में, जो कि इन सब चीजों को देखा जाना चाहिए था।
तो इस साल कोशिश करेंगे इन सारी चीजों की समीक्षा करने में। हमारे लिए अभी राजस्थान का फील्ड ये थोड़ा नया है, वहां सरकार किस तरह काम करती है, और इनफैक्ट ये भी देखना है कि बहुत सारे बच्चों का एडमिशन रह जाता है तो उसको सरकार किस तरह डील करती है। जब लोग कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, क्योंकि कानून में तो साफ साफ लिखा है 3 तरह के दस्तावेज चाहिए, लेकिन जब आप स्कूल जाते हो तो शायद पिक्चर दूसरी होती है। वो बार बार कहते हैं ये भी लाओ तो वो भी लाओ तो ये भी लाओ। जैसे कि आपके पास रेजिडेंस प्रूफ है, रेजिडेंस प्रूफ के लिए आपके पास पहचान पत्र, आधार कार्ड पर्याप्त है अकॉर्डिंग टू दिस। लेकिन जब आप स्कूल जाते हो तो स्कूल ये कहता है कि जी आप वो एक होता है ना वो रहने का निवास, कुछ ऐसा मूल निवास प्रमाण पत्र, इस तरह के बेफजूल के वो डॉक्यूमेंट की डिमांड करते हैं जी एडमिशन अटक जाए। तो अगर इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो हमें ऑफ कोर्स कंप्लेन में जाना चाहिए। हमें ये भी देखने की जरूरत है कि कंप्लेन को स्टेट कैसे रिएक्ट करती है, उस पे काम करना चाहिए। तो हम सारे साथी मिलकर इस पे काम करेंगे। लेकिन अगर अभी हम क्योंकि जमीनी लेवल की बात करें तो जमीनी लेवल पे बस मेरे 2 ही मानने हैं कि बस हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एनरोल करवाएं, उनके डॉक्यूमेंट पूरे करवाएं और उनको स्कूल में कोशिश करें कि वो जाएं, और फिर देखते हैं क्या दिक्कतें आती हैं जिसपे हम सब बैठ के विचार करेंगे। राजीव जी, मेरा सवाल ये था, एक्चुअली में मेरे कई प्राइवेट स्कूल वाले मित्र है जिनका स्कूल चलता है। अरे ये पढ़ी रे बाबा। तो मैंने उनसे बात की थी, मैंने कि आप जो आपके पोर्टल आपने अपडेट करा है, मैंने कि कितने बच्चों लोगे आप? तो उन्होंने कहा ये हमारे ऊपर तय है। हम स्टार्टिंग में ये बोल देते हैं कि हमें तो 15 से ज्यादा बच्चे नहीं देना। क्यों? ज्यादा बच्चे आ जाएंगे तो पेरेंट्स क्यों हमारे यहाँ भेजेगा? हम तो 10 बच्चों का ग्रुप रखते हैं। अगर 10 बच्चों का 1% निकालोगे या 25% निकालोगे तो बहुत कम संख्या हो जाती है, फिर वो बाद में भर लेते हैं मतलब। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कर पाएंगे मतलब? अच्छा, आप कह रहे हैं कि पहले वो अपने 4 बच्चे लेंगे, उसके बाद एक बच्चा हमारा जाएगा। हाँ भाई, उनका क्या प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि हम ही चाहते हैं हमारा बच्चा स्कूल जाए तो 15 बच्चों से ज्यादा बच्चे ना हो। क्यों? ताकि बच्चों पे सही टीचर्स ध्यान दे पाए, स्कूल प्रशासन ध्यान दे। अगर ये सेगमेंट रहता है किसी स्कूलों का, तो अगर 10-15 बच्चों का उनका एक ग्रुप होता है तो वहां तो आरटी का 25% निकालोगे तो बहुत कम 1-2 बच्चे बैठ पाएंगे हमारे। वो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि आपने जैसे कहा कि ग्रुप थोड़ा सा मैं तय कर रखा होगा कि 30 बच्चा होगा, 35 होगा, 40 बच्चे से ज्यादा होता है वो अलग बात है, बैठा किस रहे हैं। तो हर एक क्लास की, हर एक स्कूल के क्लास की स्ट्रेंथ ऑलरेडी सरकार के पास होगा कि इस स्कूल में 200 बच्चे क्लास 1 में दाखिला होने की जगह है। अगर 200 बच्चे हैं तो 20 बच्चा ईडब्ल्यूएस का हो गया। लेकिन जो आप शायद जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ या हेलो, सुन पा रहे हैं? नहीं राजीव भाई, आपकी आवाज कट गई है, दोबारा बोलिए। हाँ राजीव जी, आवाज ठीक कीजिए, आपकी आवाज कट गई। राजीव भाई आपकी आवाज कट गई। राजीव भाई आपकी आवाज कट गई। हेलो, जब तक राजीव भाई वापिस आते हैं, मेरे को लग रहा है बाकी लोग कुछ बात करें इस बारे पे। और किसी का कोई प्रश्न है? और किसी मैं ये बताना चाह रही थी कि अभी कल से पोर्टल खुलेगा, तो ये इस बार इन्होंने ई मित्र के अलावा जूम ये इस पे मोबाइल ऐप भी निकाला है, और वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इस बार ज्यादा इजी किया है, तो पेरेंट्स खुद भी कर सकते हैं और ये जो हमारे स्टाफ है या वॉलेंटियर है वो अपने एरिया में खुद भी कर सकते हैं। तो ई मित्र पे जाने की उतनी जरूरत नहीं रहेगी। तो वो भी एक, अगर हम कोई जिम्मेदारी ले ले, अगर पवन तुम उसको कर पाओ, सीख पाओ, तो फिर एक देनी पड़ेगी जानकारी कि ऐप को कैसे चलाते हैं और कैसे। वैसे तो इजी ही रहेगा जो भी निकलेगा, अभी तो नहीं आ रहा है वो। और आज अगर आप आज शाम तक कोशिश करें, अगर सुबह सुबह खुल जाए वो, तो वो ऐप को कौन सा ऐप है तो ये हमें बताना पड़ेगा लोगों को भी। ठीक है, ठीक है। मैं जो प्लानिंग है उसको देखकर मेरे को लगता है प्लानिंग पे थोड़ा सा बातचीत कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हमारा जो तरीका था वो ये था कि हम लोग एक कैंप लगाते थे और कैंप के दौरान लोग अपने फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट लेके आते थे और वो उसमें हम उनका एक ड्राफ्ट फॉर्म भर लेते थे
फिर हम अपने ऑफिस में आके उनका फॉर्म अप्लाई कर देते थे, जो हमने पिछले साल भी 500-600 किए थे। और ये बड़े पैमाने पे पहली बार जयपुर में हुआ था, नहीं तो पहले छुटमुट कोई जानता तक नहीं था, कोई अवेयरनेस होता था तो वही ईडब्ल्यूएस का अप्लाई करता था, नहीं तो कोई करता नहीं था। और पहली बार 33 बच्चों का एडमिशन हुआ भी हमारे एरिया से। लेकिन अब की बार क्योंकि लॉकडाउन है और सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है, कैंप जैसी स्थिति पॉसिबल होगी नहीं होगी, तो ये और इस बार इसीलिए इजी निकाला है इन्होंने कि ई मित्र के ऊपर भीड़ ना हो, इसलिए इन्होंने ऐप की व्यवस्था की है कि प्ले स्टोर से ऐप से भी पेरेंट्स खुद से कर सकता है। तो इसकी प्लानिंग पे मुझे लगता है जो हम 2-3 साथी जुड़े हुए हैं कैसे रहेगी फील्ड में, और जो हमारे फील्ड के लोग भी हैं फेलो वॉलेंटियर, वो भी बता सकते हैं कैसी स्थिति है, क्या बेहतर तरीका होगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम अप्लाई करा सकें। अगर एक एक करके बता पाएंगे तो बेहतर रहेगा आगे। जी और कोई सवाल? राजीव भाई जुड़ गए आप दोबारा? हाँ जी, मैं दोबारा जुड़ गया हूँ। ये कुछ आपका प्रश्न था इन लोगों का, किसका था वो प्रश्न? मेरा था सर। हाँ बोलिए। हाँ पवन जी का। पवन जी जो मैं कह रहा था वो कट गई आवाज, शायद वही मैं जो ठीक समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जी बोलिए पवन जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, प्राइवेट स्कूल्स वालों से मेरे कई मित्र है जिनका प्राइवेट स्कूल चलता है, तो इस विषय पे मैंने उनसे बात की थी। तो मैंने कहा अब जो प्राइमरी स्कूल होता है आपका, तो उसमें आप कैसे तय करते हैं भाई इसमें इतनी सीटें तय होगी हमारी? तो वो बोल रहे थे सर देखो ऐसा है, हम चाहते हैं, हमें सरकार पैसा देती है, आरटीई बच्चों का लेना भी कंपलसरी है, लेकिन हम क्या करते हैं इन बच्चों से, जैसे कोई अच्छा स्कूल है, महंगा स्कूल है जयपुर का, तो वहाँ पेरेंट्स लाखों रुपए दे रहा है एक बच्चे को और एक बच्चा फ्री में बैठेगा, तो उसके घर का जो माहौल है और दूसरे बच्चे का घर का माहौल है, वो दोनों बहुत जमीन दिन रात का फर्क है। तो उस कल्चर को हम भी थोड़ा मेंटेन, हमारे पर प्रेशर होता है, तो वहाँ की टिफिन भी बच्चों के अलग आते हैं बहुत सारे, तो हम क्या करते हैं वहाँ थोड़ा सा मैनेज करने की व्यवस्था करते हैं। तो ये जो बिगनिंग चीज है, तो मैंने कहा आप लोग कितने बच्चे लेते हो? मैंने कि 30 का एक ग्रुप बनाते हो कि नहीं छोटे बच्चों का हम 30 का नहीं बना पाते जो एक्ट में, क्योंकि हर पेरेंट चाहता है कि पीजी के अंदर मात्र 10 बच्चों पे हमारा एक बाईजी और एक टीचर हो। पवन जी, तो पवन जी जो आपने कहा कि मैनेज करते हैं क्योंकि वो अमीरों के बच्चे हैं, तो अगर इधर से बच्चे आ रहे हैं तो बेसिकली क्या उनको अलग से ट्रीट किया जाता है? हाँ वो लीगल में लिए, लेकिन वो अपने हिसाब से अंदर तो मतलब थोड़ा सा तो वेटेज देते ही, एक तो देखो फ्री का बच्चा पढ़ रहा है और सरकार 13 कुछ हजार रुपए दे रही है शायद एक बच्चे पे राजस्थान में, तो आरटी वाले को, और इसमें स्कूल ड्रेस वगैरह सब कुछ है। और बाकी तो मतलब कहने का मतलब ये है, ये लोग ऐसा है कि स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं कि हमारा तो 10 बच्चों का ही क्लास है, तो 10 में से फिर आप कितना लोगे? 1 ले लोगे, 2 ले लोगे, तो मतलब वो लेना ही नहीं चाहते ना, तो ये संख्या हमें कैसा पता पड़ जाएगी कब? देखो ये संख्या तो बड़े आराम से पता लग जाएगी, क्योंकि हर एक उसको हर साल एक फाइल करना होता है, जिसको दिल्ली में बोलते हैं रिटर्न फाइल करना। रिटर्न फाइल करने में वो उसको बताना होता है हर हाल को सबको कि उसके पास कितने सेक्शन है किस क्लास के। तो अगर वो ऑलरेडी चीज ऑन रिकॉर्ड है, और मुझे लगता है कि हर सरकार ये सारी चीजें अपने रिकॉर्ड में रखती है, तो ऐसा नहीं है कि सब पूरी तरह से, हाँ ये बदमाशी चल रही होगी, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन इन सारी चीजों को हम हर्डल को थोड़ा सा देखकर हम तोड़ सकते हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो पवन जी उठा रहे हैं थोड़े से अलग लेवल पे हैं। तो अभी हम लोग जैसे आप हो गए, हेमलता जी हो गए, प्रेम जी हो गए, बसंत जी हो गए, हम लोगों को बैठ के अलग से इस पे बात कर लेंगे फिर कभी। जी सर, ठीक अलग सारी चीजें हैं, और अभी ये बेचारे जो लोग हैं हमारे साथ जो अभी है, तो अभी बहुत बेसिक सी चीजें हैं। हाँ लेकिन ये सारी चीजें रिसर्च का विषय है, इंफॉर्मेशन का विषय है, तो इस पे हम प्लान बना के इन फ्यूचर इस रास्ते को क्लियर कर सकते हैं। अगर इस तरह की चीजें हैं तो हम उस पे काम कर सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है सर, थैंक यू। किसी और कोई सवाल? कुछ लोगों ने शायद मैसेज दिया है, मैसेज किया है, ऐप का नाम बता दीजिए, संभव हो तो उसका लिंक ग्रुप में दे दीजिए। आप उसमें जाएंगे ना? तो अच्छा चलिए ये ग्रुप में डाल देंगे हम बाद में। और अगर हम भूल जाएं तो आप अगर हम भूल जाएं तो आप एक मैसेज डाल दीजिएगा,
तो हम आपको 1-2 दिन में इसका हम बता देंगे कि सर ग्रुप इसको लेके मैंने एक न्यूज बनाई है जिसके अंदर कौन कौन आवेदन है और लिंक, और जो ये मोबाइल ऐप ओपन होगा ना उसका लिंक भी दे रखा है मैंने, तो वो हम शेयर तो कर देंगे ग्रुप हाँ में, वो उसमें शेयर सारी कर देंगे। इन्फॉर्मेशन है। हाँ हाँ वो शेयर कर राजीव, एक बार ये प्लान के ऊपर बात कर ले, क्योंकि पिछले साल के प्लान में और अभी के प्लान में बहुत डिफरेंसेस होंगे। अभी वो पॉसिबल नहीं होगा जैसे हमने कैंप लगाया था और वो सब भीड़ और वो सब, और इसको कैसे करें, अगर ये फील्ड के साथ ही बता पाए तो बेहतर होगा कि किस तरह वो से, तो साथी। है ना, कि अच्छा हाँ, बस नीरज आप की तरफ से। नीरज के शुरू करने से पहले बस एक चीज बता दूं, गूगल प्ले स्टोर में जो है वो राजस्थान प्राइवेट स्कूल अगर आप डालेंगे तो वो आ जाएगा। बाकी अभी उन्होंने बोला है कि हम उस पर लिंक भी डाल देंगे ग्रुप में, तो बस इतना ही बताना था जी। हाँ नीरज, आपके यहाँ पे जो है एक बारी उनसे थोड़ा पूछ सकते हैं कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अप्लाई करा सकते हैं, कौन सा तरीका बेहतर रहेगा अभी की सिचुएशन में, जी क्योंकि मैम, सिचुएशन, हाँ मैं हाँ बात कर लेता हूँ, सभी से पूछता हूँ, कंफर्म करता हूँ। हाँ, अभी थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। जी अभी शेयर कर रहा हूँ। तो आप तब तक सरिता मुकेश बता सकते हैं, ये लोग भी फील्ड में हैं, क्योंकि देखो अगर कोई चीज ऐसी शुरू कर दी जिसमें भीड़ वाला मामला हुआ और बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए आज की मीटिंग प्लान थी कि एक प्लानिंग बेहतर तरीके से हो और इस कार्यक्रम को हम जॉइंटली लेके चल रहे हैं। एक बैनर भी पवन ने डिजाइन किया है, उस पर अभी सजेशन सबके ले लेंगे। एक पर्चा भी हम बना सकते हैं जिसमें लिंक और ऐप के बारे में लिख दें, ताकि जो बस्ती में थोड़ा युवा पड़े हुए हैं वो उनको हेल्प कर दें, क्योंकि वो भीड़ वाले सिलसिले से तो बचना ही होगा, है ना। सरिता मुकेश कुछ जोड़ पाएंगे कि किस तरीके से कर सकते हैं, पारिक जी भी जोड़ सकते हैं। मुकेश, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी नमस्ते। हाँ, कैसे कर सकते हैं हम लोग फील्ड में, क्योंकि देखो अभी हमने ये जो सभी काम को फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कर रहे हैं और फील्ड में भी बहुत लोग जाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, और कैसे पेरेंट्स ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अप्लाई कराएं, वो बेहतर तरीका क्या हो सकता है आपकी नजर में, उस पे एक दो पे बात कर लेते हैं, फिर मिलके ही वही प्लान को हम लोग इम्प्लीमेंट करें तो अच्छा रहेगा। जी दीदी, मेरा ये कहना था कि जो अभी तक हमने काम किया है फील्ड में, जो ड्रॉप आउट जो बच्चे अपने सेंटर पे आ रहे थे पढ़ने के लिए। हेलो हेलो, हाँ सुन रहे हैं सुन पा रहे हैं? तो दीदी उनके जैसे माता पिता की लिस्ट वगैरह सब कुछ अपने पास मेंशन है, मोबाइल नंबर भी मेंशन है, ठीक है। तो उसी आधार पे हम उनको व्हाट्सएप के जरिए से उनको भेज कि वो बच्चे अपने पास में आए थे ताकि उनका प्राप्त हो, ठीक है। इससे क्या है कि अपने फील्ड में वॉलेंटियर या फेलो किसी को जाने की जरूरत भी नहीं रहेगी, और जो लिस्ट अपने पास में है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में देख करके उसे चेक करके और उस नंबर पे अपन सूचना दे सकते हैं, या एक एक दो दो को ऐसा बुला भी सकते हैं सेंटर पे जिनके पास में ये सुविधा नहीं हो। तो अपन उनके जैसे पड़ोसी है उनका तो कह सकते हैं कि आप अपने पड़ोसी को, एक या दो पड़ोसी जैसे भी आ जाए, आपको अपने बच्चों के आधार वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह ये सबमिट करा करके यहाँ हमारे जो वॉलेंटियर है या फेलो है तो उनका अपना मेंशन करा दीजिए, जिससे कि हम 9 से 24 जुलाई से पहले हम इनके बच्चों का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है चढ़ा सकें चाहता हूँ। ये मेहनत कश की आवाज, किसी का फोन लिखा हुआ आ रहा है, हाथ हैंड खड़ा हुआ आ रहा है, हाथ बसंत जी है, बसंत जी गलती से आ गया था, गलती से। बसंत जी सबसे मेहनत कश आदमी है भाई। बसंत जी, बसंत जी आप कुछ जोड़िए, क्योंकि आप ही थोड़ा शेयर कर रहे थे ना कि हम क्या कैंप लगा लें और किस तरह से करें, क्योंकि अभी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बेहतर प्लानिंग हमको जॉइंटली करनी पड़ेगी, तो आप थोड़ा शेयर कर सकते हैं कि किस तरह से करें। नहीं, मेरा तो यही मतलब मोटा मोटी देखा, अगर ऐप हमारे पास डाउनलोड हो जाता है तो हम अधिकांश उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, पर्चे हम लोग वितरित करने का काम हम लोग कर सकते हैं, समूह में ये काम कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी अगर मान लीजिए कि कोई अगर स्वयं मतलब ऐप में नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, तो हम अपने जो भी अपने संपर्क के माध्यम है उनको ये कह सकते हैं कि वो हमारा एक निर्धारित समय कर दें, जहाँ भी हमारा ऑफिस है कि वहाँ आ जाए, और ये उसमें तायद कर दें मतलब लोगों को भाई कि एक समय उनको समय निर्धारित कर रहे हैं कि इतने बजे आए, और इतने ज्यादा लोग इकट्ठे ना होके आए कि हम उनको समय दे सकते हैं कि 5 लोग इतने बजे आ जाएं, 5 लोग इतने बजे आ जाएं, इतने बजे समय आए, तो ये भी हम कर सकते हैं अगर किसी को।
कोशिश तो हमको यही ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए कि स्वयं मान लीजिए अपने ऐप्स के माध्यम से कर दें, या हम ये कह सकते हैं कि वो डिटेल लेके आ जाए हमारे पास, डिटेल भेज दें किसी व्हाट्सएप पे वगैरह दे दें तो हम भर दें। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा अगर हमने कैंप जैसा सड़कों पे लगा दिया या इधर लगा दिया तो फिर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, वो हमारे लिए सही नहीं रहेगा। 2-3 अच्छे सुझाव आ रहे हैं। एक तो व्हाट्सएप वाला सुझाव है और एक समय निर्धारित करें, वो भी थोड़ा ठीक है, उसको मैनेज करना पड़ेगा। नीरज के यहाँ से कोई कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरीके से बेहतर तरीका हो सकता है? क्योंकि मेरी चिंता ये है अनिल जी, अगर आपके ऑफिस में आपने अनाउंस किया और एकदम से भीड़ अगर आपके ऑफिस में आ जाएगी तो मेंटेन करना मुश्किल होगा, और एक छोटा ऑफिस है और वो भी दिक्कत है ना, कि क्या बेहतर तरीका हो सकता है? जो लड़कियां हैं वो भी बता सकती हैं और आप भी, अनिल जी भी बता सकते हैं। नीरज, आपने पूछा इनसे? हेलो नीरज। जी सर। हाँ बताइए नीरज। जी बता दिया है सभी को, सब सामने ही है। और 82 सेकंड से तो 100-120 के लाने की बोल रहे हैं कि 120 तक ले आएंगे। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है नीरज, जैसे हम कौन सा आसान तरीका हो जिससे इनको फिजिकली नहीं आना पड़े, भीड़ नहीं जुटे, और कौन सा तरीका हो जैसे मुकेश ने सुझाव दिया कि व्हाट्सएप पे भेज दें और हम उसको अपने ऑफिस से फिर अप्लाई कर दें, और ये जो ऐप है हम अपने फेलो वॉलंटियर को सिखा दें मोबाइल पे, वो अपने एरिया में ही अप्लाई कर दें। तो ऐसे और कोई सजेशन इनका है जो दे सकते हैं नीरज? जी मैम, अब ऑनलाइन ऐप से ही ज्यादा सहूलियतें रहेंगी और बाकी का फिजिकली इनको और टेक्निकली ऐप के बारे में मैं जो 10 फेलोशिप जो बैठे हुए हैं इनको मैं अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ इनको, जिससे फील्ड में इनको कोई प्रॉब्लम ना आए। सुन पा रहे हैं क्या राजीव जी? राजीव, हेलो हेलो। ठीक है, राजीव का आवाज नहीं आ रही। तो जब ये शुरू हो जाता है तो एक ट्रेनिंग हमें फिर से इनको देनी पड़ेगी ऐप के बारे में, ताकि फील्ड में ये लोग वहीं पे ही हैं तो ये लोग अपने घर से अपने फोन से कर पाए उसको, है ना? वही बेस्ट है, क्योंकि वॉलंटियर और फेलो उसी बस्ती में रहते हैं, बजाय इसके कि लोग वहां पे आए, उससे बचना होगा हमें किसी भी तरीके से। आगे राजीव जी, आगे पूछिए। हाँ राजीव जी, मैं ये जानना चाह रही थी, मैं प्लानिंग पे बात कर रही थी, क्योंकि अभी के माहौल में हमें 2-3 प्लान ये लोग बता रहे थे। एक तो इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे आ जाए और हम उसको अप्लाई कर दें, जिससे भीड़ कम होगी। दूसरा बसंत जी ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग या को मेंटेन करते हुए 5-5 लोगों को टाइमिंग दे के बुलाएं। और तीसरा ये है कि हमारे जो नीरज या सरिता, ये जो सीनियर हैं, जो सीख लें और अपने फेलो वॉलंटियर को 4-4 लोगों को बता दें कि ऐप को कैसे चलाते हैं, और ये फेलो वॉलंटियर अपने बस्ती में लोगों का वहीं पे ही अप्लाई कर दें। बहुत बढ़िया कि हमें फिजिकल डिस्टेंस का जरूर मेंटेन करना है। अगर हमने एक बार अनाउंस कर दिया ना, तो ये पब्लिक का ऐसा है कि यहाँ कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है इस एरिया में। पिछले दिनों राशन को लेके हुआ, जब ये माइग्रेंट लेबर का आ रहा था तब, तो उस पर फिर थाना भी ऑब्जेक्शन उठाता है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग वाला मसला बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। तो उसको लेते हुए और प्लानिंग में मैं ये शेयर कर रही थी, तो हमें एक ट्रेनिंग, ये जो सीनियर जो लोग हैं उनकी ऐप को किस तरह से चलाना है, जब ये लॉन्च हो जाता है कल, उसको लेके करें, फिर ये लोग उनको बता सकते हैं फोन पे, क्योंकि सबका तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस तरह से हो सकता है क्या? हेलो हाँ जी, बिल्कुल 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 ऐसा करना चाहिए। और मुझे लगता है कल हम प्रैक्टिस कर लेंगे, आप सब लोग भी एक एक फॉर्म भरिए। और भरने के बाद हम सब लोगों को, कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं, जैसा कि हमने पिछली बार वेब पे, अच्छा ये 2-3 एक तो वेबसाइट से हम भर सकते हैं और दूसरा हम अपने मोबाइल ऐप से भर सकते हैं। तो एक बार ऐप चला के कल देखते हैं, कल 9 तारीख है, और देखते हैं कि उसमें क्या दिक्कत आती है, कैसे होता है, कितना होता है। तो भी उसको लाइव हम 9 को करते हैं, तो 10 के बाद कभी भी बीच में एक मीटिंग रख लेनी चाहिए, जिससे, और जल्दी रख लेनी चाहिए, जिससे ये है कि भाई किसी को कोई दिक्कत आ रही हो, फॉर्म भरने में कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही हो, तो हम उसको ठीक कर सकें, बता सकें उसको। मेरे ख्याल से ठीक बोले कि एक बारी भर के जब प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आएगा और दिक्कतें भी समझ में आएंगी। तो फिर हम बीच में 9 को भर लें, थोड़ा सा 10 को भर लें,
और 11 को रख सकते हैं एक मीटिंग, ताकि कुछ जो प्रॉब्लम आएंगी वो सामने आ सकती हैं, है ना? ठीक है राजीव? जी मैडम बिल्कुल ठीक है। 9 तारीख है, 7 तारीख है, तो कल फ्री हैं अपन इस चीज की प्रिपरेशन करने के लिए। 9 हाँ, तारीख कल एक बारी प्रिपरेशन कीजिए और 9 तारीख को भरिए, है ना? 9 और 10 को और 11 को हम लोग मीटिंग करें, ताकि जो प्रॉब्लम आई है उसके ऊपर फिर राजीव और ये बात कर सके ना, ये चीज। जी ठीक है, तो अभी की मीटिंग का किसी का कोई सवाल नहीं है तो यहीं खत्म करें, क्योंकि ये स्टार्ट अच्छा हुआ। सभी का धन्यवाद एक तो कि सभी ने पहली बार ये जूम मीटिंग को एक्सेप्ट किया, और थोड़ी दिक्कत आई लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे। फोन तो सब चलाते ही हैं, जब फोन हाथ में आ जाता है तो सीख ही जाते हैं, है ना? तो इस तरह से ही जुड़े रहेंगे कंटिन्यूटी में, और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एडमिशन करा पाए। प्रेम जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? तो मेरे ख्याल और कोई चीज है नहीं रखने के लिए। नहीं, बस मेरा कुछ नहीं है। मेरी तरफ से सब लोगों को धन्यवाद, बेहतरीन रही है, और कुछ नहीं। तो ये जो लड़कियां जूम पे जुड़ी हैं, मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ कि ये कंफर्ट सीख पाए कि कैसे जुड़ते हैं, और ये या दिक्कत है अभी भी? फिर से बताया जाए। अब तो जुड़ गए ये सारे, जुड़ गए हैं सारे ना? ठीक है, अब तो अब कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दूसरी बार करेंगे तो कुछ चीजें रहेंगी तो परफेक्ट हो जाएंगे। असल में 1-2 बार करेंगे ना तो चीजें प्रैक्टिकली ज्यादा इजीली होती ये बात है। चलो, नए तरह की जिंदगी जीने का भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो खत्म, क्लोज करें क्या राजीव जी? हाँ, मेरे ख्याल से जब प्रैक्टिस करेंगे तब ज्यादा चीजें समझ में आएगी। बिल्कुल। और इसको शिक्षा अधिकार जागरूकता जो ये हमने ग्रुप बनाया है, इसको हम लोग आगे शिक्षा के ही चीजों पे आगे लेते जाएंगे। अभी आरटी पे काम कर रहे हैं, फिर सरकारी स्कूल का भी एडमिशन निकलेगा, इसके बाद और कोई मुद्दे होंगे तो अगर मिलके करेंगे तो जयपुर और राजस्थान में अच्छा काम कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ इसको बनाया गया है। सभी का धन्यवाद, और इसी तरह से जुड़े रहेंगे और भी साथियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। एक क्वेश्चन और मैम। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। जो ऐप का जो लिंक है उसको जो है ग्रुप पे शेयर किया जाए, और उससे रिलेटेड यदि कोई गाइडलाइन है तो वो हम जो है पढ़ लेंगे, और जो भी वॉलंटियर हैं उनको हम अच्छी तरीके से इनको जो है एजुकेट कर देंगे उसके लिए, तो जिससे आने वाले समय में जो है प्रॉब्लम्स कम होंगी, या होंगी तो उन्हें हम जो है अपने स्तर से संभाल सकते हैं। ठीक है, वो पवन जी करने वाले हैं। हाँ हेमा मैम, वो एक न्यूज का लिंक इनमें डाल देंगे हम, और फिर इनको जो भी समस्या आएगी हमें उस पर चर्चा कर लेंगे। ग्रुप अभी मैं शेयर कर दूंगा इस ग्रुप में ना। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। बंद किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। ओके, सब लोगों का शुक्रिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।